नंबर 113 ईशानी और मोक्ष का रोमांस। ईशानी की मजाक भरी बातें। प्रिया कुछ इतने गुस्से में थी कि अपने आसपास जो भी चीजें थी वे पागलों की तरह उन सबको इधर उधर फेंकने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर और अबीर ईशानी की बात सुनकर हैरान थे और मोक्ष ने भी उन्हें सारी बातें बता दिया था। कबीर और अबीर दोनों ये जानकर हैरान थे कि प्रिया उस फैमिली की असली बेटी नहीं है, बल्कि ईशानी उस घर की असली बेटी है। उन्हें इस बात के लिए दुख भी हो रहा था कि कैसे इतने सालों तक अनाथ आश्रम में रही, कैसे वे बिना फैमिली बिना माँ बाप के बड़ी हुई। उन्हें मेहरा फैमिली पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे कोई अपनी खुद की बेटी को ही अपनाने से मना कर सकता है, जबकि ईशानी ने बचपन से उनकी गलती की वजह से इतना सब सहा। उन्हें तो ईशानी के आने के बाद उसे लाड प्यार देना चाहिए था, अपनी पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए था, पर उन लोगों ने तो उसे अपनाने से ही मना कर दिया। उन्हें अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों ईशानी उन्हें अपना परिवार नहीं मानती। भला जो उसे अपनाने से मना कर दे वे उन्हें अपना परिवार क्यों मानेगी। अगर पहले उन्हें ईशानी के बारे में पता होता तो वे उसे मेहरा फैमिली में जाने ही नहीं देते, बल्कि वे उसे अपने घर में रायचंद मेंशन में रखते। पर बहुत सालों से वे आरती जी के बारे में कोई भी खबर नहीं रखते थे। जब आरती जी ने सुकेत जी से लव मैरिज किया था, तब से कबीर की दादी जी प्रवीणा रायचंद ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उन्हें सुकेत जी पसंद नहीं थे और उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वे अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करेंगे। पर कबीर जी के डैड शेखर रायचंद अपनी इकलौती बहन से रिश्ता खत्म नहीं कर पाए थे, इसीलिए शेखर जी कभी कभी आरती जी से मिल लिया करते थे। तब बहुत साल हो चुके थी। तब तो प्रिया भी 5-6 साल की हो चुकी थी। पर जब इस बारे में प्रवीणा जी को पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुई थी। पर आरती जी की बच्चों को देखकर उनका गुस्सा भी थोड़ा कम होने लगा था। पर बिजनेस और अंडरवर्ल्ड की प्रॉब्लम में फंसकर उन्हें पूरी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। उसके बाद से उनका आरती जी की फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। पर कबीर और अबीर ने आरती जी के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को फोटो को देखा था और इंडिया आने के बाद उन्होंने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की थी और तब उन्हें सब कुछ पता चल गया था। पर प्रवीणा जी के ऊपर उनके दुश्मनों के अटैक की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वे लोग उनसे मिलने की कोशिश नहीं किए। पर ईशानी को देखते ही उससे उन्हें एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। पर उन्हें इस बात को सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि मेरा फैमिली अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी दोनों ईशानी को देखकर बोले, मुझे लगता है अब आप सब कुछ जाना चुके हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। इतना कहकर ईशानी मोक्ष के साथ वहाँ से चली गई। कबीर और अबीर भी ईशानी और मोक्ष के पीछे पीछे चले गए। बाहर जैकी, नकुल और राघव अभी भी इंतजार कर रहे थे। मोक्ष और ईशानी के आने के बाद वे तीनों भी उनके साथ चले गए। अबीर और कबीर दोनों मोक्ष को और ईशानी को जाते देख रहे थे। उनके कार वहां से जाने के बाद कबीर और अबीर दोनों भी वहां से चले गए। कार में बैठने के बाद अबीर गुस्से से बोला, वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन को उन लोगों ने इतना परेशान किया है। अगर वे हमारी बुआ नहीं होती तो मैं उन्हें और बाकी फैमिली को इतना खतरनाक पनिशमेंट देता कि वे 7 जन्मों तक याद रखते। उसे इतने गुस्से में देखकर कबीर बोला, रिलैक्स, पहले हमें इस बारे में डैड और दादी जी को बताना चाहिए। अपने भाई की बात अबीर को भी सही लगा तो उसने हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप बैठ गया। वहीं मोक्ष और ईशानी कार में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। मोक्ष ईशानी को भूखे भेड़िए की तरह चूमे जा रहा था। वे कभी उसके अपर लिप तो कभी लोअर लिप को सक कर रहा था। उसके हाथ सेंसुअली तरीके से ईशानी की बॉडी पर चल रहे थे। वहीं ईशानी की एक हाथ मोक्ष के बालों में चल रही थी तो दूसरा हाथ मोक्ष के पीठ पर चल रहा था। जब ईशानी की सांस उखड़ने लगी तो मोक्ष ने ना चाहते हुए भी ईशानी को छोड़ा
तो ईशानी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ईशानी की गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जो मोक्ष के अंदर ईशानी को पा लेने की इच्छा को और भी बढ़ा रहा था। मोक्ष नीचे झुका और ईशानी की गोरी गर्दन और कॉलर बोन पर टूट पड़ा। वे बार बार ईशानी की गर्दन पर किस के साथ शक कर रहा था। धीरे धीरे मोक्ष का केस वाइल्ड में बदल गया। वहीं ईशानी को तो अपने अंदर तितलियां नाचती हुई महसूस हो रही थी। उसने मोक्ष के बालों को अपने मुट्ठी में भर लिया। मोक्ष धीरे धीरे ईशानी के उभारों को अपने हाथों में भरकर सहलाने लगा। तभी दोनों की खूबसूरत पलों को डिस्टर्ब करने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मोक्ष को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका ईशानी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वे लोग मेहरा मैंशन के पास पहुंच चुके थे। मोक्ष ने ईशानी के बालों और ड्रेस को ठीक किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा बीबी, हमारी हनीमून के लिए। इसकी बात सुनकर ईशानी के गाल शर्म से लाल हो गई। उसके शर्म से लाल गाल को देखकर मोक्ष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। ईशानी के गाल को प्यार से चूम लिया। थोड़ी देर बाद ईशानी अंदर चली गई। वहीं समीर, जिसे ईशानी ठीक होगी या नहीं सोचकर चिंता हो रही थी, वे अपने बालकनी के लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था। पर जैसे उसकी नज़र मोक्ष की कार से उतर रही ईशानी पर पड़ी, वह रिलैक्स हो गया। वे ईशानी से पूछना तो चाहता था कि वे रात को कहाँ गई थी, पर अभी वह रात हो गई थी, कल सुबह पूछेगा सोचकर वे रूम में चला गया। सुबह का वक्त सब हॉल में मौजूद थे। तभी ईशानी और उसके चारों दोस्त भी नीचे आ गए। समीर ने जैसे ईशानी को देखा, वे खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास चला गया। समीर को अपने सामने खड़े देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। तभी समीर शांत भाव से बोला, ईशानी, कल रात तुम कहाँ गई थी इतनी देर तक? अगर तुम्हें ऑफिस में काम था तो तुम दिन में भी तो जा सकती ना। इतनी रात को काम करने की क्या ज़रूरत है? बाहर तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसकी बात सुनकर ईशानी को कल रात की बात याद आई। जैकी ने उसे बोला था कि गार्ड्स ने कुछ बॉडीगार्ड को रोका था। तो क्या वे बॉडीगार्ड समीर ने उसके पीछे भेजे थे? वहीं बाकी घर वाले भी समीर की बात सुनकर कंसर्न से ईशानी की तरफ देख रहे थे। वहीं रिहान और अयान भी यही सोच रहे थे इसी बारे में। क्या समीर भाई ने भी कल ईशानी को रात को बाहर जाते हुए देखा था? दर्शित भी ईशानी को अपनी कंसर्न भरी आंखों से देख रहा था। वहीं आरती जी और सुकेत जी भी ईशानी के उत्तर देने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी कुछ बोलती तभी दादाजी बोले, उसके पास खुद के बॉडीगार्ड्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वे किसी ऑफिस के काम से गई होगी। और उसने कल मुझे बताया भी था कि वे कहीं जाने वाली है। उनकी बात सुनकर सुकेत जी बोले, पर पापा, आपको ईशानी को रोकना चाहिए था, पर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, बिजनेस की दुनिया में उसके कितने दुश्मन होंगे। इतनी रात को बाहर जाना तो सेफ नहीं है ना। उन्हें टोकते हुए ईशानी एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, आपको मेरे दुश्मनों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। और आपका ये दिखावे वाली केयर आप मुझ पर वेस्ट मत कीजिए। आपको अपनी मॉम की गुड़िया मतलब अपनी प्यारी बेटी प्रिया की चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। फिर समीर की तरफ देखकर बोले, आप मिस्टर समीर, आपको भी मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेफ हूँ या नहीं देखने के लिए मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे गैरों की कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ईशानी की बात सुनकर सुकेत जी के दिल में एक दर्द सा हुआ कि उनकी बेटी अब उनसे इतनी दूर हो गई है कि उनकी जेन्युइन कंसर्न को भी वे दिखावा ही समझ रही है। ऐसे ये सही भी था। जब पहले वे ईशानी को खुद से दूर कर रहे थे, उसके लिए कभी चिंता नहीं करते थे, तो भला ईशानी उनके कंसर्न को सच क्यों ही मानेगी। वहीं समीर को भी ईशानी के मुंह से फिर से अपने लिए गैर शब्द सुनकर दर्द हुआ। वे जानता था उससे उसकी गलती की माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, पर क्या उसके खुद की बहन फिर से एक बार कभी भी उसे भाई नहीं बोलेगी पहले की तरह? यह सवाल उसके दिल में कचोट रहा था। दर्शित, रिहान और अयान के मन में भी यही सवाल चल रहा था कि क्या ईशानी उन्हें कभी फिर से पहले की तरह भाई नहीं बोलेगी।
आरती जी की आंखें ईशानी की बातें सुनकर नम हो गई थी। उसने सुकेत जी को देखा जो बहुत मायूस लग रहे थे। दादा और दादी माँ को अपने बेटे को इतना उदास देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये उनके कर्मों का फल था। अगर उनके बेटे बहू पोते वो इस वक्त रहते, इस बात को समझ जाते, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं अपने फैमिली को ईशानी के लिए इतना कंसर्न होता देख प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी तुम डैड और भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वे तो तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न है, इसीलिए तुमसे पूछ रहे थे। मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, पर मैं चुप नहीं रह पाई। तुम चाहे कुछ भी क्यों, तुम इस घर की बेटी हो और डैड और भाई दोनों तुम्हारे अपने हैं। तुम इस बात को कैसे मना कर सकती हो? तुम उनके साथ गैरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर और उसकी ऐसी बनने की एक्टिंग देखकर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं ईशानी के चारों दोस्त को प्रिया की ये झूठी मासूमियत देखकर गुस्सा भी आ रहा था और बोरियत भी महसूस हो रही थी। ईशानी उसकी तरफ देखकर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोली, मिस प्रिया मेहरा, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, या तुम्हें मेरी पहले कही हुई बात शायद याद नहीं है। मेरे दादा दादी के अलावा मेरा इस घर में किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, और जितना मुझे याद है इस घर की बेटी तो आप है ना मिस प्रिया, वो भी इकलौती प्रिंसेस। इतना कहकर वे किसी को बिना देखे वहाँ से बाहर चली गई। वहीं उसके पीछे पीछे उसके चारों दोस्त भी चले गए। वहीं ईशानी की बातों सुनकर सबका दिल टूट रहा था। सबको अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उन लोगों ने ईशानी को वक्त रहते उस वक्त इग्नोर किया। तभी दादाजी उन सबको देखते हुए बोले, मैंने उस वक्त तुम सबसे बोला था कि वक्त रहते संभल जाओ, वरना कहीं देर ना हो जाए, और अपनी बच्ची को अपना कर प्यार देने की कोशिश करो। और उस वक्त तो तुम सबको अपनी इस गोद ली हुई बेटी प्रिया की पड़ी थी ना। अब भुगतो। इतना कहकर वे दादाजी चले गए। डैड माँ भी उनके पीछे चले गए। वहीं बार बार गोद ली ही बेटी सुनकर और अपने इतना इंसल्ट होते देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी। वे रोने का नाटक करते हुए बोली, सारी गलती मेरी है, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। इतना कहकर वे रोते हुए वहाँ से चली गई। पर किसी का भी मूड इस वक्त प्रिया के पास जाकर उसे समझाने का नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा विला जिसके बाहर रायचंद मेंशन लिखा हुआ था। विला के हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। क्या तुम सच कह रहे हो आरती दीदी की बेटी थी? तुम दोनों उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? एक मिडिल एज की औरत एक्साइटमेंट में अपने सामने बैठे दोनों लड़कों को देखकर कह रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कबीर और अबीर की मॉम नीलिमा रायचंद थी। बाकी सभी उनके पास बैठे थे और खुश और एक्साइटमेंट के साथ अबीर और कबीर की तरफ देख रहे थे। वहीं उन्हें इतना एक्साइटेड देखकर अबीर थोड़ा मायूस होकर बोला, पर शायद वे हमारे साथ नहीं आती मॉम। फिर ईशानी को याद करके स्माइल करके बोला, पता है मॉम डैड, उसकी फेशियल फीचर ज़्यादातर दादी माँ से मिलते हैं, और उसकी आंखें बिल्कुल दादी माँ और डैड की तरह ग्रे हैं, बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखती है। इसकी बात सुनकर उसके दादी माँ रेणुका रायचंद और डैड शेखर जी के होठों पर एक स्माइल आ गई। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।